नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन और इस वीडियो में आपके लिए साइंस के एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जिनको मैंने जो टीसीएस के द्वारा बनाए गए थे उन्हीं को यहाँ पर कवर किया है। डिटेल में बात करेंगे सारे क्वेश्चंस की, जिससे कि क्वेश्चन से रिलेटेड आसपास के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी आपके कवर हो जाएं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करें पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, कृत्रिम उर्वरक मतलब आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है। तो जो उर्वरक है उनमें नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है। तो यहाँ पर पोटेशियम आंसर सही होगा। ध्यान रखिएगा के से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रोजन को एन से और फॉस्फोरस को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेशियम का पौधों में काम होता है कि सूखे से इसको बचाना, मतलब जो पौधा सूख जाता है उससे उसको बचाना, और जो अगर सूख भी जाता है तो भूसे में जो चमक होती है, सूखे पार्ट में जो चमक होती है वो लाना, तने को मजबूती प्रदान करना और कीट और दूसरे जो रोग हैं उससे इसकी जो क्षमता है उसको विकसित करना। नाइट्रोजन ये पौधे में हरा रंग निर्माण करने में मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण में इसका मुख्य उपयोग होता है और पौधों के विकास में मुख्यतः ये मदद करता है। फॉस्फोरस का काम जड़ों का विकास करना है और इसका फैलाव, जो जड़ है इधर उधर जो फैलती है उनको फैलाना, जड़ों के आकार को बढ़ाना, ये मुख्यतः इसका काम होता है। ठीक, अगला, एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मगमों या टम्बलर्स को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे। तो इनको हम पानी जो पानी के अंदर है, जो ठंडा पानी है उसके अंदर इसको डालकर हम अलग कर देंगे। तो अंदर के मैग्मा में ठंडा पानी डालकर हम इसको अलग कर देंगे। उसकी या तो अंदर डाल दो या तो उसके बीच में पानी डाल दो तो ये अलग हो जाएगा। ठीक, तो शीतलता और उष्णन की वजह से, कि देखिए ऑलरेडी उसमें हीट है और उसके बाद हम उसमें ठंडा पानी डाल रहे हैं तो ब्रेक कर जाएगा बीच से, उसी से ये अलग हो जाएगा। तो इन दो मेथड की वजह से ये अलग होता है। अगला, ये किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। पहले क्या था, पहले जो चर्च वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व था यूरोप की तरफ, वहाँ पर उनके द्वारा कहा गया था पृथ्वी केंद्र में रहती है, और पृथ्वी केंद्र में रहने की वजह से कोई उनका अपोज भी नहीं कर रहा था। लेकिन बाद में जब रिसर्च का समय आया, तो अनुसंधान का समय आया, तो उस समय बताया गया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ये किसके द्वारा बताया गया, तो ये कॉपरनिकस के द्वारा बताया गया था। ध्यान रखिएगा, कॉपरनिकस याद रखिएगा। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, और उसके जो और भी पिंड है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस सिद्धांत को कॉपरनिकस ने दिया था। सूर्य के संगठन में 71% हाइड्रोजन होती है, 26% हीलियम होती है और दूसरे तत्व बाकी जितना बच गया उतने प्रतिशत होते हैं। नाभिकीय संलयन सूर्य में होता है, मतलब जो एनर्जी बनती है सूर्य में वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से बनती है। सूर्य अपने अक्ष में पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य 220 मिलियन वर्षों में केंद्र में एक पूरा चक्कर लगाता है। इस समय को कॉस्मिक वर्ष कहते हैं और कोरोना इसका सबसे आखिरी लेयर होती है, जो कि जब ये छिप जाता है तो उस समय पर हमें कोरोना ही दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण के समय पर। ठीक, कोरोना एक्सरे उत्सर्जित करती है। अगला, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या है। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से जो पृथ्वी में समुद्र है वहाँ पर ज्वार भाटा आता है। तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव, या कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी पर ये दोनों लगाते हैं, उसी के कारण ज्वार भाटा आता है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्ति, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, दो बॉडीज के बीच में लगता है। उसकी वजह से सागर में उथल पुथल होती है और उसी की वजह से ज्वार भाटा की कंडीशन
क्रिएट होती है। सागरीय जल के ऊपर उठने और आगे बढ़ने को ज्वार कहते हैं और सागरीय जल को नीचे गिरने और पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। चंद्रमा का ज्वार उत्पादन बल सूर्य की अपेक्षा दुगना होता है क्योंकि यह सूर्य की तुलना पृथ्वी से अधिक निकट है। सिंपल सी बात है, चंद्रमा पास है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, सूर्य का उसके कंपेयर में कम होता है। पृथ्वी की प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार और ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है। ये एक एवरेज टाइम है, इसको बिल्कुल एग्जैक्ट मानिए लेकिन एवरेज टाइम यही है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार में आता है, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक, अगला, गांव में एक बड़े पात्र में दही को भिगोकर मक्खन निकाला जाता है। इसमें भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो अगर आप देखते होंगे मथानी टाइप की मथी जाती है तो इसमें क्या होता है, सेंटर में ताकत लग रही होती है, केंद्र में ताकत लगती है और अगल बगल के जितने भी फैट है उनको इकट्ठा करा जाता है। जब वो इकट्ठा होते हैं तो वो हल्के होते हैं, हल्के होने के कारण वो सरफेस में जो लिक्विड है उसके सरफेस में आ जाते हैं। उसके बाद हम उसको हाथ से बाहर निकाल देते हैं। इसको कहते हैं अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। ठीक, अपकेंद्रीकरण सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होती है? ये न्यूटन के जो नियम है, जड़त्व का नियम, उसको फॉलो करता है। बीच में ताकत लगाते हैं और जितने भी हल्के पदार्थ हैं वो एक साथ हो जाते हैं और एक साथ होने के बाद ऊपर आ जाते हैं। हल्के होने के कारण ऊपर आ गए, ऊपर और एक साथ हो गए, इसलिए हमें आसानी से हम उसको पृथक कर लेते हैं हाथ से। ठीक, ये पूरा प्रोसेस होता है। ये एक जड़त्वीय बल है जो कि न्यूटन के लॉ को फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन ये संवेग संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। तो सी ऑप्शन सही। संवेग संरक्षण का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत होता है। मतलब जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, इस बॉडी से एक कोई टुकड़ा अलग हुआ, जैसे बंदूक मानो, बंदूक से अलग हुआ तो जो बंदूक का इनिशियल संवेग होगा वो अंतिम संवेग भी होगा। कैसे कि बंदूक वापस की तरफ, पीछे की तरफ मूव करेगी, गोली आगे की तरफ मूव करेगी, तो दोनों की डायरेक्शन अलग, एक को नेगेटिव मानना पड़ेगा। जब एक को नेगेटिव मानेंगे दोनों का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा और स्टार्टिंग में भी इसका संवेग 0 था। तो इसी को कहते हैं संवेग संरक्षण। मतलब स्टार्टिंग में भी संवेग जितना था और अंत में भी संवेग उतना ही रहेगा, इसे कहेंगे संवेग संरक्षण। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। वैसे मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कुछ इस प्रकार से, बंदूक के लिए बता रहा हूँ। तो ये बंदूक का मान लो m मास है, वेलोसिटी उसकी ये हो गई, और गोली का मास बड़ा m कर लेता हूँ और उसका v ये हो गया संवेग। तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, एक आगे तो एक पीछे, तो एक को हमें माइनस करना पड़ेगा, बस ये अपना 0 हो जाएगा कट के। तो ये संवेग का संरक्षण का फॉर्मूला भी था। वैसे और बड़ा फॉर्मूला भी है लेकिन छोटे में समझाने की कोशिश की है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से सही कथन कौन सा होगा? अगर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल खत्म हो जाए तो क्या होगा? तो वस्तु का जो वजन है वो 0 हो जाएगा, है ना। वजन उसका वस्तु का 0 हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही। और जो द्रव्यमान है वह वही रहेगा। द्रव्यमान में कहीं पर भी आप चले जाए, कैसे भी कंडीशन हो जाए, आपका द्रव्यमान नहीं बदलता लेकिन भार आपका बदल जाता है। भार का फॉर्मूला क्या है? तो भार का फॉर्मूला है mg। m क्या है? मास, द्रव्यमान, और g क्या है? ग्रेविटी, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी ऑफ अर्थ में जो ग्रेविटी होती है वो, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। जैसे मान लो आप ऊपर से फेंकते हैं, आप तो कुछ एनर्जी लगा नहीं रहे, अर्थ लगा रही है, तो वो नीचे आएगी तो किसी एक्सेलरेशन से आएगी ना, उसी को जी, छोटे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। और
गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये दो किसी भी पिंडों में लगता है, दो किसी भी बॉडी में लगता है जो किसी ना किसी डिस्टेंस से सेपरेट हो, तो इसको के ये गुरुत्वीय नियतांक के माध्यम से इसको इसके पूरे फॉर्मूले को रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं एक बार रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। ये फोर्स है, दो बॉडी में लग रहा है आपस में, और इसके बाद ये एक बॉडी का मास दूसरी बॉडी के मास को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिस्टेंस से डिवाइड करके स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर बड़ा जी आएगा, तो ये बड़े जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, छोटे जी और बड़े जी दोनों को याद रखिए। अगला, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो ग्रहों के जो ग्रह मूव करते हैं वो उनके जो गति के नियम है वो केपलर के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। उसने ही बताया था कि जो हमारा जो टाइम है वो रेडियस, जो हमारा रेडियस मतलब कि कुछ एलिप्टिकल फॉर्म में मूव करते हैं, तो इनका जो टाइम पीरियड है वो कैसा होता है, स्क्वायर और क्यूब के। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। ये एक फॉर्मूला है, ये एनसीईआरटी में भी आपको दिया हुआ है, 9th की एनसीईआरटी है, ये लिखा भी हुआ है। जो टाइम पीरियड है वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसके अनुक्रमानुपाती, ये जो औसत दूरी है सन से, उसके अनुक्रमानुपाती। औसत दूरी में क्यों कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए सन ये रहा, पृथ्वी यहाँ पे, तो पृथ्वी के लिए दूरी कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो क्या इनको औसत निकालेंगे और उसके बाद उनका जो प्रतिक्रमण काल है या जो चक्कर लगाने का काल है वो निकाल लिया जाता है। ठीक, अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए 3 ई बुक हमने प्रोवाइड करा रखी है। अगर आप इनको परचेज़ करना चाहें तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत मददगार होंगी। अगर आप इनको लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। एक स्टैटिक जीके की है, एक करंट अफेयर की है, वार्षिक करंट अफेयर जिसमें अभी तक का सभी करंट अफेयर कवर है, और सामान्य विज्ञान की है। अगर कोई दिक्कत हो तो इस व्हाट्सएप नंबर में प्रॉब्लम अपनी सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला, निम्न में से किस विद्युतीय चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो यहाँ पर अधिकतम तरंग दैर्घ्य पूछी जा रही है, और ये किसकी, ये इंफ्रारेड अवरक्त किरणों की जो तरंग दैर्घ्य है वो अधिक होती है, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। ठीक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अवरक्त किरणों की खोज हर सेल के द्वारा की गई थी। इसकी तरंग दैर्घ्य 7.8 इंटू 10 की पावर 7 से लेकर 10 की पावर 3 तक होती है। इसकी आवृत्ति बहुत कम होती है, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 2 तक। ये किरणें उष्मीय विकिरण है, ये जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफ करने और रोगियों की सिकाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। टीवी के जो रिमोट होते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। अगला, ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है। तो ध्वनि स्वर की पिच किस पर निर्भर करती है? ये आयाम पर निर्भर करती है। किस पर? जितनी दूर दूर इनके फ्रीक्वेंसी बनेगी, जितनी इनकी वेरिएशन दूर दूर होगा वो लो पिच में होंगी, और जिनकी पास पास होंगी वो हाई पिच में होंगी। ठीक, अगला, तारत्व पिच ध्वनि का एक लक्षण है, जिसे ध्वनि से मोटा या तीखा जो होता है उससे हम पहचानने में मदद करते हैं। तारत्व ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे ध्वनि का तारत्व बढ़ता जाता है। ध्वनि तीक्ष्ण अथवा पतली होती जाती है। मैंने बताया ना, जैसे जैसे पास रहेंगी और जैसे जैसे बहुत ज़्यादा नज़दीक इनकी फ्रिक्वेंसी रहेगी, जैसे महिलाओं की होती है ये इनकी हायर पिच होती है और पुरुषों में लोअर पिच होती है। पुरुषों में जो लाउडनेस है वो ज़्यादा होती है, लेकिन महिलाओं में लाउडनेस कम होती है, लेकिन उनकी पिच बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः क्या होते हैं? तो घरेलू के जो विद्युत तार स्थापन ये किस प्रकार से जुड़े होते हैं? तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रोम्यूट्रिक वायरिंग, तो जो घर में वायरिंग होती है वो किस प्रकार से होती है? वो पैरेलली होती है, समानांतर संबंधन में होती है, जिससे कि उनको सभी को वोल्टेज
सही सही मिल पाए, वोल्टेज एक जैसा मिल पाए। वेरी करेगा तो उनकी जो जलने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक, यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध पर विभवांतर समान होता है, वोल्टेज समान होता है, जिससे उनकी जो कैपेसिटी है वो अपने हिसाब से जल पाती है। अथवा प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में संयोजन की पहचान प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर को समान करने के लिए किया जाता है। यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए तो प्रतिरोधों में, प्रतिरोध मतलब जो एप्लायंसेस है उनकी बात हो रही है, में समान धारा प्रभावित होती है और भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के बीच भिन्न भिन्न विभवांतर हो तो यह प्रतिरोधों की श्रेणी क्रम संयोजन होता है। मतलब अगर आप सीरीज में जोड़ेंगे तो अलग अलग वोल्टेज मिलेगा, अलग अलग वोल्टेज मिलेगा तो अपनी कैपेसिटी में वो जल नहीं पाएंगे। यदि संयुक्त प्रतिरोधों को एक ही प्रतिरोध द्वारा एक प्रकार प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो परिपथ की धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब अगर आप सीरीज में जोड़ते हैं तो उनकी जो धारा है, विद्युत धारा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और उनके वोल्टेज में परिवर्तन आ जाता है। ठीक, अगला निम्न में, ये किसका नियम था? तो ये नियम दिया था ओम के द्वारा। ठीक, ओम का नियम आप 10th की क्लास में पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। फॉर्मूला उन्होंने दिया था V = IR। V है वोल्टेज, I है करंट और R है रेजिस्टेंस। अगला, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर के द्वारा बदला जाता है। मतलब जब हम करंट दे रहे हैं तो उसमें कोई फिजिकली काम हो रहा है, तो ये मोटर के द्वारा होता है। ये R यहाँ पर मिस हो गया। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न विद्युतीय जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका वो बनता है और बनने के बाद उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मूव करते हैं। यही यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने करंट दी और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इसकी वजह से बन रखा है और फिर ये मूव करना शुरू कर जाएगा। जब ये मूव करेगा तो एक फिजिकली काम हो रहा है, मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गया है। और विद्युत मोटर का सिद्धांत माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। ठीक, अगला, कंप्यूटर आंकड़ों में गलत को निम्न में से क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में हम गलत को क्या कहते हैं? गलत को कहते हैं बग। कुछ गड़बड़ी आ गई, मतलब बग आ गया। ठीक, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इस समय पर विंडो है और सबसे ज़्यादा प्रचलित है। लेज़र प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है और इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास J.S. किल्बी के द्वारा किया गया था। दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर यूनिवैक है। कोबोल जो भाषा है कंप्यूटर की, वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है डॉक्यूमेंटेशन को इजी बनाने में। इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप है ये सिलिकॉन की इसके ऊपर परत होती है। अगला, एक कंप्यूटर की स्मृति या मेमोरी को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बाइट क्या है? तो एक बाइट ये 8 जो बाइनरी नंबर है, 0 1 नंबर है, इनका एक रिप्रेजेंटेशन है। तो 8 बाइनरी अंकों को मिलाकर हम एक बाइट कहते हैं। ठीक, वान न्यूमैन ने कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था। 2 दिसंबर को हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। कंप्यूटर बोर्ड कुल 8 संयोजनों से बना होता है। 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाले डीप ब्लू कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चालें सोच सकता है। मतलब ये कैपेसिटी बताई जा रही है डीप ब्लू कंप्यूटर की। और इसी सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी कॉस्पारोव को पराजित किया था। कंप्यूटर की पहली पत्रिका कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन के नाम से निकली थी। अगला, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का जो भार और द्रव्यमान क्या क्या होता है? तो मैंने आपको बता दिया द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन भार शून्य हो जाता है क्योंकि ग्रेविटी वहाँ पर 0 m × g 0 हो जाती है। जब 0 हो जाएगी तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो गन मेटल ये तांबा, टिन और जिंक, ये तीनों का मिश्र धातु, तीनों को मिलाकर ही ये बनता है गन मेटल। ठीक,
पीतल, पीतल किसका किसका है? तो कॉपर और जिंक का। कांसा किसका है? कॉपर और टिन का। डच मेटल किसका है? तो डच मेटल कॉपर और जिंक का। गन मेटल कॉपर, टिन और जिंक का। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल का। मैग्नेलियम, ये मैग्नेलियम क्या है? ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन का मिश्रण है। ये सारे एनसीईआरटी के हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं था तो यहाँ पे इंक्लूड किया क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया। ड्यूरेल्यूमिन, ड्यूरेल्यूमिन ये कॉपर, मोलिब्डेनम और मैग्नीज और एल्यूमिनियम का है। ठीक, अगला, उन शराब त्रासदियों में जिसके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ उसमें क्या होता है? जो शराब की आप त्रासदियाँ सुनते हैं ना, जिसकी वजह से लोग अंधे हो सकते हैं, उनके बहुत मतलब जो अंदर ऑर्गन्स हैं उनमें दिक्कतें आ जाती हैं, उसमें क्या मिला होता है? तो मिथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है। कौन? मिथाइल अल्कोहल। ये आपने ये एनसीईआरटी की ही लाइन है, वहीं से मैंने ली है। मिथाइल अल्कोहल एक विषैला द्रव होता है जिसकी गंध शराब की तरह ही होती है। इसके सेवन से व्यक्ति अंधा हो सकता है, अधिक मात्रा में पी लेगा तो मृत्यु भी हो सकती है। इसी को जहरीली शराब कहते हैं, जो कि बिहार में अभी रिसेंटली में आपने सुना होगा इसका केस। तो इसे सबसे पहले लकड़ी के भंजन आसवन से बनाया गया था। इसका उपयोग पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में भी, कृत्रिम रंग बनाने और वॉशिंग आदि के विलायक के रूप में भी किया जाता है। अगला, भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो भारी जल एक प्रकार का मंदक है, डाइल्यूएंट है। क्या है? डाइल्यूएंट। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही। भारी जल जिसका फॉर्मूला क्या होता है? D2O, और वाटर का तो नॉर्मल H2O होता है, आपको क्लियर होगा। ठीक, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है, जो हाइड्रोजन का एक भारी समस्थानिक होता है। मतलब हाइड्रोजन के समस्थानिक मतलब जिनका नंबर सेम और मास अलग, उसको समस्थानिक कहते हैं। तो इसका एक हाइड्रोजन है, एक ड्यूटेरियम, एक ट्रिटियम। ठीक, तो इसका एक मास एक नंबर, इसका 2 मास 1 नंबर और इसके 3 मास 1 नंबर। नंबर सबके सेम है और द्रव्यमान इनका अलग अलग है, भार इनका अलग अलग है। भारी जल की खोज 1932 में यूरे और वासबर्न के द्वारा की गई थी। भारी जल का जो अणु है उसका भार 20 होता है। साधारण जल के 5000 भाग में 1 भाग भारी होता है। भारी जल को भारी कहा जाता है क्योंकि इसका घनत्व तो साधारण जल से अधिक होता है। इसका उपयोग ड्यूटेरियम के अनेक यौगिकों के निर्माण के लिए किया जाता है। यूरेनियम में नाभिकीय विखंडन में तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए न्यूट्रॉन मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसको हम मंदक भी कहते हैं, डाइल्यूएंट भी कहते हैं। अगला, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। बोरिलिन धातु पर अल्फा कणों के आघात कराकर, बोरिलिन में अल्फा कणों के आघात कराकर हमने रदरफोर्ड के द्वारा ये एक मॉडल दिया गया था और उसमें हमने न्यूक्लियस की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन सभी प्रकार के पदार्थों में जो बाहरी आवृत है, बाहरी जो सेल है वहाँ पर पाए जाते हैं। पॉजिट्रॉन को एंडरसन के द्वारा खोजा गया था। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, मतलब एंटी पार्टिकल है। प्रयोगशाला में रेडियो तरंग की सर्वप्रथम उत्पत्ति हर्ट्ज ने की थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक नेचर का है। तो ना पैरामैग्नेटिक नेचर का ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा, आपसे कई बार पूछा गया है। पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक ये सारे आपसे पूछे जाते हैं। इनके ना एलिमेंट्स लिख लीजिए और उसको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, आपको याद हो जाएंगे। तो अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक बहुत सारे पदार्थ हैं जो जिनमें ऑक्सीजन और प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे
पैरामैग्नेटिक में आते हैं। ठीक, अगला, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो बिजली की सबसे अधिक सुचालक सिल्वर है, लेकिन आप सिल्वर के तार क्यों नहीं लगाते? रीज़न ये है, महंगा है, थोड़ा महंगा है, तो जितने चोर उचक्के हैं वो इसको जो बाहर जो तार लगी है उसी को काट के लेके चले जाएंगे, इसीलिए इसके अल्टरनेटिव के रूप में कॉपर का हम इस्तेमाल करते हैं। कॉपर की भी खैर ले जाते हैं, बहुत चोर उचक्के अगर पा जाए तो कॉपर और जो भी चीज़ मिल जाए वो ले जाए। तो सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है चांदी में, इसीलिए इसकी जो विद्युत क्षमता है वो सबसे अच्छी होती है। वो विशिष्ट प्रतिरोध की SI मात्रक ओम मीटर होता है, और वो जिसका कम होगा उसकी जो विद्युत चालकता है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, अगला, रक्त का pH कितना होता है? तो रक्त का pH क्षारीय होता है, लगभग 7.4 के आसपास होता है। ठीक, किसी विलयन का अम्लीय और क्षारीयता उसके pH मापदंड पर निर्भर करता है। अगर pH 7 से कम होता है तो वो अम्ल होता है, 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय होता है, 7 होता है तो न्यूट्रल होता है, वो लवण होता है। अगला, दूध निम्न का उदाहरण है। दूध इनमें से किस चीज़ का उदाहरण है? तो दूध इनमें निलंबन का उदाहरण है, सस्पेंशन का उदाहरण है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। निलंबन के जो कण होते हैं वो अघुलनशील है, लेकिन हमारी आंखों से वो दिखाई नहीं देते, इतने छोटे होते हैं। जैसे दूध में आप फैट को देख लेंगे, नहीं देख पाएंगे, इसीलिए वो फैट उसमें मिला हुआ है, इसीलिए वो स्कैटर करता है लाइट को। हम स्कैटरिंग करेंगे लाइट को तो हमें वो दिख जाएगा। ठीक, निलंबन ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे पूछा गया है। अगला, कौन से तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता? तो उर्वरकों में क्लोरीन का उपयोग नहीं किया जाता, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ठीक, क्लोरीन हरे पीले रंग की तीखी और दम घोटी वाली गंध की गैस होती है। इसे क्लीनिंग में मोस्टली यूज़ किया जाता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, और जैसे सूती कपड़े और कागज़ के जो उद्योग होते हैं वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। और जैसे कि मस्टर्ड गैस कोई बनानी है उसका योग, रोगाणु नाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इन सभी जगह पर क्लोरीन का उपयोग होता है। पानी को साफ़ करने में भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, गंध को हटाने में भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला, नाभिक का आकार होता है। तो नाभिक का आकार 10 की पावर -15 मीटर होता है। कितना? 10 की पावर -15 मीटर। ठीक, अधिकांश परमाणुओं में नाभिक अत्यंत छोटा, लगभग 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 13 सेमी व्यास वाला होता है, और अगर इसके व्यास को कम करेंगे तो 10 की पावर लगभग 15 के आसपास इसको आप एवरेजली मान सकते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में ही होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके अगल बगल जो कक्ष होती हैं उनमें घूमते हैं। बोर के द्वारा ये बताया गया था कि अगल बगल जो कक्ष है उनमें किस तरीके से, पहले सेल में 2, दूसरे में 8, इस प्रकार से उन्होंने डिफाइन किया था। नाभिक का जो द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है। ठीक, अगला, अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग डैश हो जाता है। तो अम्लीय विलयन में जब हम लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर को डुबोते हैं तो वो कैसा, वो रेड कलर का हो जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। इनमें जो अच्छे और प्रबल अम्ल होते हैं विद्युत के सुचालक भी होते हैं। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और भस्म और क्षार से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनता है। क्षार की बात करें तो क्षार तीखा या कड़वा स्वाद में होता है। क्षार साबुन वगैरह में आपको मिल जाएगा। ये लाल लिटमस को नीला कर देगा। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर में ब्रेन, मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। ये जो बूढ़े लोग होते हैं 60 साल की जो उम्र के बाद ये वाले रोग होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि जो मानसिक क्रियाएं हैं उनमें कमी आ जाती है, और बाद में क्या होता है, जो रोगी है उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अमेरिका के डॉक्टर हार्वे पॉलर्ड ने इस रोग का कारण प्रोटीन को माना है। प्रोटीन के कारण मस्तिष्क कोशिकाओं में छेद हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कैल्शियम की अधिक मात्रा रिसने लगती है और तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। अगला, शरीरों में
ऊतकों का निर्माण होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की वजह से होता है। तभी जो जिम करने वाले लोग होते हैं वो प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करते हैं, जिससे कि उनके शरीर में ऊतक या फिर मसल्स का डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से हो पाए। ठीक, चलिए अगला, लार सलाइवा किसके पाचन से होता है, किसके पाचन में सहायक होता है? तो सलाइवा जो हमारी लार है ये किसके, ये स्टार्च के पाचन में मदद करता है। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट मान सकते हैं। स्टार्च पौधों में खाने को स्टोर करने का एक माध्यम होता है। अगर एनिमल में बात करें तो एनिमल में ग्लाइकोजन के माध्यम से जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर होता है, पौधों में स्टार्च के रूप में। तो स्टार्च को जब हम खाते हैं तो स्टार्च के पाचन में ही हमारा लार्वा या फिर लार ये हमें मदद करता है। लार्वा गलत हो गया, लार स्लाइवा हमारे पाचन में मदद करता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार में लगभग 99% जल और 1% एंजाइम होता है। तभी बहुत कम मात्रा में लगभग 1 या 2% ही पाचन हमारे मुंह में होता है, और आजकल तो उससे भी कम हो गया, क्योंकि हम लोग इतने जल्दबाजी में खाते हैं कि जल्दी जल्दी 2-4 बार गटका और गुटक गए। उससे क्या होता है, हमारे लार में मिक्स ही नहीं हो पाता। जब मिक्स नहीं होगा, समय उसे मिल नहीं पाएगा, तो हमारे लार में लगभग ना के बराबर पाचन होता है। जो आराम से तसल्ली से खाते हैं और काफ़ी बार चबा चबा कर खाते हैं, मिक्स होता है, तो उनका पाचन थोड़ा सा होता है लार में। नहीं तो जो जल्दबाजी में खाते हैं उनका कुछ नहीं होता। ठीक, उनका लगभग ना के बराबर होता है। अगला, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो मानव भ्रूण का हृदय ये बताया जाता है कि 1 महीने में बन जाता है। तो लगभग 4 सप्ताह बीतने के बाद ये धड़कने लग जाता है। आपने 4 सप्ताह बाद कभी अल्ट्रासाउंड देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि भ्रूण का हृदय धड़क रहा है। ठीक, चलिए, और भी अंग धीरे धीरे पूरे 9 मंथ में बन जाते हैं। अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल ज़रूरी है, जल एवं सूर्य ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो इनमें से क्या तीनों चीज़ ज़रूरी है कि तीनों चीज़ ज़रूरी नहीं है? देखिए, अगर आपको प्रकाश संश्लेषण करना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? तो आपके पास देखिए, अगर क्लोरोफिल है, मतलब पत्तियों में अगर क्लोरोफिल है, काम चल जाएगा। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो भी तो भी ज़रूरी, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जब नहीं होगा तो कैसे होगा। और पानी की रिक्वायरमेंट भी आपको चाहिए होगी, तो पानी की भी ज़रूरत है। और सूर्य की रोशनी नहीं होगी तब तक प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः रात में नहीं होता, क्योंकि सूर्य की रोशनी उस समय पर नहीं मिलती। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, सूर्य की रोशनी, क्लोरोफिल। लेकिन ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन का तो निर्माण होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता। अगला, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो मीठा स्वाद हमारे उसमें जो आगे वाला भाग होता है, जीभ का अग्र भाग जिसको कहते हैं, वो बनाता है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, थोड़ा सा लिखने की कोशिश की है। बिल्कुल जो टिप वाला है वो साल्ट को ऑब्जर्व करता है, उसके बाद वाला मीठे को, उसके बाद यहाँ पर जो कड़वा है बिल्कुल वैसा, मतलब तीखा टाइप का, बिल्कुल तीखा बिटर, वो बिल्कुल आखिरी वाला, और खट्टा और थोड़ा सा मतलब चटपटा टाइप का वो अगल बगल वाले करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5वें वर्ग में निम्नलिखित तत्वों में कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? तो क्षारीय ऑक्साइड इनमें बिटुमिनस बनाता है। इसका नंबर 83 होता है। इसका जो अगर सीक्वेंस की बात करेंगे तो ग्रुप में इसका नंबर है 15वां, और अगर पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड के अनुसार इसका नंबर है 6ठा। तो 6ठे पीरियड और 5वें ग्रुप में आता है। अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला है बिटुमिनस। ठीक, अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त में अगर बात करें तो 7 आवर्त मतलब 7 पीरियड होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। कितने? 18 वो टाइपिंग मिस्टेक है। 18 वर्ग होते हैं। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार होता है और अंतिम जो सदस्य है वो निष्क्रिय गैस होती है, जिसको नोबल गैस के नाम से आप जानते होंगे। सिर्फ पहले आवर्त में पहला सदस्य ही हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन आपने जानी होगी गैस है। और किसी आवर्त में तत्वों का संयोजन 1 से बढ़कर 4 हो जाता है, उसके बाद घटता जाता है और 0 तक पहुंच जाता है।
ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? ये सारी लाइनें जो है ना, ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको देख लेंगे, सही से समझ लेंगे, तो आपको ये सारा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? इनमें से कौन सा एक यौगिक है? तो मार्बल, ये एक यौगिक है। संगमरमर, ये कैल्शियम कार्बोनेट और अन्य जो मिश्रण होते हैं उनसे बना होता है। तो जो संगमरमर है ये एक यौगिक है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। पीतल, ये भी एक मिश्र धातु है। ग्रेफाइट भी एक तत्व है जो कि सिर्फ एक प्रकार के उससे बना हुआ है। किससे? ग्रेफाइट कार्बन, सिर्फ कार्बन के संयोजन से बना हुआ है। वायु भी एक प्रकार का मिश्रण है क्योंकि गैस और धूलों के कणों से बनता है। तो कई तत्वों से जो मिलकर बनते हैं उनको मिश्रण कहते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और इनके नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर में चयन कीजिए। तो जो नीचे दे रखे हैं इनको सीक्वेंस में सेट करना है। देखिए, चांदी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। सोने को Au से रिप्रेजेंट करते हैं। पारा को Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। सीसा को Pb से रिप्रेजेंट करते हैं। बस हो गया। अब इसमें आपको देखना पहला सेकंड, तो ये ऑप्शन है, एक ही से आंसर हमारा आ रहा था, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर आपको दोबारा से लिख दिया है, चांदी को Ag से, सोना को Au से, पारा को Hg से और सीसा को Pb से और Sn मतलब टिन को Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। मानव समूह संबंधित है। मानव समूह किससे रिलेटेड है? मानव समूह एक मेमेलियम में आता है। किसमें? कॉर्डेटा है और मेमेलियम है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से है? ये क्वेश्चन आपके 9th क्लास में आई थिंक है, एक डाइवर्सिटी या फिर आप बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, उसमें ही बताया गया है कि ह्यूमन का कैटेगरी क्या होती है। ह्यूमन एक मेमेलियन और कॉर्डेटा में आने वाला एक प्राणी है, एक एनिमल है। ठीक, चलिए आगे बात करें। मानव का समूह फाइलम में कॉर्डेटा के अंतर्गत और मेमेलियम में, फाइलम के अंदर भी क्लास में अगर देखा जाए तो ममेलिया में आता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती? तो इनमें मच्छरों द्वारा ना फैलने वाली बीमारी स्लीपिंग सिकनेस होती है, निद्राणु व्याधि होती है। स्लीपिंग सिकनेस ये मच्छरों के द्वारा नहीं फैलती, बाकी सब मच्छरों के द्वारा होती है। इन्फ्लुएंजा, पोलियो, खसरा, चेचक, छोटी माता, रेबीज, गलसुआ, ट्रेकोमा, ये सब विषाणु से होने वाली बीमारी है। जीवाणु से हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, डिप्थीरिया और प्लेग होता है। मलेरिया, कालाजार, पेचिस ये प्रोटोजोआ से होती है। एथलीट फूट, खाज और दाद ये सब कवक से होने वाली बीमारियां हैं। अगला, जब कोई वस्तु पूरी तरह पानी में डुबो दी जाती है तो उसके भार में 1/5 भाग की कमी हो जाती है। वस्तु का घनत्व तो क्या होता है? तो जब पूरी तरह उसको डुबो दिया जाएगा तो उसके भार में 1/5 भार की कमी हो जाएगी। मतलब 50 का है तो कितना रह जाएगा? 1/5 कम हो जाएगा तो लगभग 10 कम हो गया मान लीजिए। तो 10 जब कम हो जाएगा तो 40 रह जाएगा, है ना। और उसका घनत्व क्या होगा? तो उसका घनत्व 5 हो जाएगा। कैसे? कि देखिए, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? जो डेंसिटी है उसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान अपॉन में आयतन। तो एक द्रव्यमान है और भार मतलब आयतन में उसकी कमी कितनी हुई? 1/5, तो 1/5 हो गया। 5 ऊपर पहुंच जाएगा और 5 ऊपर पहुंच गया तो 5 का घनत्व हो जाएगा। ठीक, अगला यहाँ पर दिखाया भी गया है। ठीक, अगला, बैगनी रंग के प्रकाश तरंग की लंबाई कितनी होती है? तो बैगनी रंग के प्रकाश तरंग की लंबाई 0.04 माइक्रोन होती है। ठीक, बैंगनी रंग के प्रकाश तरंग की लंबाई 0.04 माइक्रोन होती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रोटॉन की बनी होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य, इनका जो रेंज है वो 10⁻14 से लेकर 10⁻4 तक होता है। कैथोड किरण, कैनाल किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, ध्वनि तरंगे और पराश्वय तरंगे ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। अगला, जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है? जब हम साबुन के बुलबुले को आवेशित करते हैं तो इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो रेडियस है वो बढ़ जाती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक, अगला, एमरी
एमरी इनमें क्या है? तो एमरी ये मिश्रण है किस चीज़ का? ये कोरंडम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण है, मतलब अशुद्ध कोरंडम और आयरन ऑक्साइड का ये मिश्रण है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक, अगला, निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो इनमें कार्बनिक यौगिक क्लोरोफॉर्म है, मतलब कार्बन के साथ साथ दूसरे अन्य तत्वों के साथ ये मिला हुआ है, अन्य तत्वों के साथ बना हुआ है। यह है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। इसका उपयोग शल्य क्रिया में निश्चेतन के रूप में चर्बी, रबर आदि के रूप में किया जाता है। ये जीवाणुनाशक होने के कारण जंतुओं और वनस्पति में पादप संरक्षण के रूप में भी इसका उपयोग होता है। अगला, क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? तो क्वार्ट्ज जो घड़ियाँ होती हैं ये दाब विद्युत प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती हैं। ध्यान रखिएगा, तो किसकी? पाइजियो इलेक्ट्रिक फॉर्म में कार्य करते हैं। क्वार्ट्ज घड़ियाँ दाब विद्युत प्रवाह सिद्धांत पर कार्य करती हैं। हाइड्रोमीटर प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। अगला, छूतग्रस्त गाय का दूध किस बीमारी को फैलाता है? तो जो छूतग्रस्त गाय का दूध है ये किस बीमारी को फैलाता है? अपना अभी मैं रिसेंटली जहाँ रहता था वहाँ पर इस तरीके की गाय बहुत घूम रही थी, मतलब उनके फोड़े फोड़े टाइप के हो रहे थे पूरे शरीर में, और उनको छोड़ दिया था उनके जो पालते थे। तो किस प्रकार की, क्योंकि उसके दूध में बीमारियाँ फैलेंगी इसलिए उसे छोड़ दिया गया था। वो ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक, टीबी जैसी बीमारियों को फैला सकता है उनका दूध। ठीक, अगला, पोषण में पौधे के पोषण के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पादप पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो पादप पोषण के लिए कोबाल्ट की जरूरत नहीं होती। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? तो पौधे सॉल्यूशन के फॉर्म में मृदा से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः विलयन अवस्था में प्राप्त करते हैं। पर्णहरित के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। पर्णहरित के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु है। मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम इनके बीच में होता है। और पर्णहरित मतलब ये क्लोरोफिल की बात की जा रही है अंग्रेजी में। पर्णहरित प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल में सबसे ज़्यादा होती है और बैंगनी में सबसे कम होती है। अगला, तो हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? तो हीरे सिर्फ कार्बन से बना होता है। ये हीरा हो गया और ग्रेफाइट हो गया, ये सब के सब कार्बन के अपरूप हैं और कार्बन से ये बने होते हैं। अगला, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? जब टीवी का स्विच हम ऑन करते हैं तो ध्वनि तुरंत सुनाई देती है, लेकिन जो दृश्य है वो बाद में दिखाई देता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और किस टॉपिक पर आपको आगे वीडियो चाहिए, कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।